नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से पर्यटकों की हत्या की, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और इस कार्य ने पूरे हिंदुस्तान की जनता को हिला कर रख दिया। देश में हर तरफ आक्रोश है। लोग सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए और इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2-3 कदम हैं। जिसमें एक अहम फैसला, पाकिस्तान के वीज़ा को भारत ने कैंसिल कर दिया। जो पाकिस्तानी भारत आए हुए थे उनके वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया, उन्हें वापस भेजने का निर्देश दे दिया गया और उसके साथ साथ सिंधु जल समझौता जो हुआ था, जो संधि हुई थी, जो साल 1960 में की गई थी, इस जल संधि को भी फिलहाल भारत ने स्थगित किया है और ये पहला मौका है जब से ये संधि हुई है, इसे भारत ने स्थगित किया है। सिंधु की कुल 6 जो नदियां हैं, यानी सिंधु को मिलाकर 6 नदी है जिस पर भारत पाकिस्तान के बीच में संधि हुई थी। ये सिंधु जल संधि क्या है, इस जल संधि को स्थगित करने का कितना असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और पाकिस्तान पर भारत कितना इसके ज़रिए दबाव बना सकता है, हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो सिंधु जल संधि स्थगित करने की बात भारत ने की है, इसका कितना असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जल संधि है क्या, कब हुई, किसकी मध्यस्थता से हुई और कब लागू हुई? देखिए, होता क्या है कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, वह उस समय जो है सो प्रवाहित होना शुरू करती है जब जो है पूरी दुनिया में देश और राष्ट्रवाद का कोई कंसेप्ट नहीं था। कुल मिलाकर के 4.5 करोड़ वर्ष पहले इस इलाके में, मतलब क्या कि इन उत्तरी भारत के इलाके में इन नदियों का प्रवाह शुरू हुआ। अब है कि जब भारत का 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर विभाजित होकर के 2 देशों के रूप में सामने आए, एक पाकिस्तान दूसरा भारत, तो तब जा कर के मामला उठता है कि भाई ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो पानी है उसका कौन कैसे उपयोग करेगा, मतलब ये विवाद का कारण बन गया। और 1948 आते आते भारत सरकार ने इन नदियों का जल प्रवाह रोक दिया पाकिस्तान की तरफ जाने से। नतीजा क्या होता है, पाकिस्तान इस मामले को लेकर के पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक थर्ड एम्पायर का सलाह दिया कि इस मामले में एक तीसरा पक्ष हो जो कि दोनों देशों के बीच जो है समझौता करा सके। तब जा कर के 1951 में उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष थे आपको यूजीन रॉबर्ट ब्लेक, तो उन्होंने जो है मध्यस्थ करने के स्वीकार करने की बात जो स्वीकार कर ली और लगभग 9 साल तक जो है रॉबर्ट ब्लेक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता चलता रहा। और फाइनली जब आपको सितंबर 1960 आया, तब भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता कराची शहर में, मतलब पाकिस्तान में हो पाता है हस्ताक्षर। उस समय अमेरिका के या पाकिस्तान के जो नेता थे अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया और लागू ये हो पाता है अगले साल 12 जनवरी 61 से। तो ये इसका बैकग्राउंड रहता है ये जैसो सिंधु एग्रीमेंट का। अब है सवाल कि क्या है इस जैसो समझौते में। तो इस समझौते के अंतर्गत जो है सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ 6 टोटल है, मतलब क्या कि सिंधु, झेलम, चेनाब और उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज, इन 6 नदियों को 2 पार्ट में बांटा गया। जो आपको पश्चिमी पार्ट में रखा गया वो आपको कहा गया कि पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चेनाब और जैसो चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब। और जो है पूर्वी नदियां मानी जाएगी जैसो सतलज, रावी और ब्यास। तो कहा गया कि ये जो पूर्वी नदियां हैं इस पर पूर्णतः अधिकार भारत का होगा
और पश्चिमी नदियाँ जो है उसका जो है उस पर अधिकार पाकिस्तान का होगा, लेकिन उन नदियों का भी सीमित रूप में, उन नदियों के पानी का भी भारत सीमित रूप में आपको हाइड्रो पावर प्लस जो है पेयजल के लिए उपयोग कर सकता है, बिना पानी की प्रवाह को रोके हुए। मतलब बहते हुए पानी में हम वहाँ पर जैसो बिजली प्रोजेक्ट जैसो बना सकते हैं। यही था उस समझौते का। और कुल जो ये सिंधु समझौता हुआ उसमें 12 अनुच्छेद है और 8 परिशिष्ट है। लेकिन अब हम लोग जो है देख रहे हैं कि जब 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जैसो निंदनीय हमला होता है, अमानवीय हमला होता है, उसके बाद भारत सरकार ने सिंधु समझौता को स्थगित कर दिया है। तो अब है कि भारत सरकार के पास तत्काल कोई दूसरा जैसो डिप्लोमेटिक रणनीति हो भी नहीं सकता था इस समझौते को रद्द करने का, या रद्द करने के अलावा। तो रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है, यह तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सवाल है कि क्या हम पूर्णतः इस पानी को रोक सकते हैं, पाकिस्तान जाने से रोक दे सकते हैं? तो जो एक अगर आप देखिए कि अगर यह पर लागू हो जाता है, सिंधु जल समझौता जो हमने रद्द किया, इसको हम पूर्णतः सफल बना लेते हैं, तो आप जानिए कि पाकिस्तान का की जो 80% कृषि योग्य भूमि है वो सिंधु नदी की पानी से ही जैसो सिंचित होती है। और जो उसका जीडीपी है वो 25% कृषि से ही का योगदान है पाकिस्तान के जीडीपी में। कुल मिलाकर के 68% आबादी है पाकिस्तान की, जो कि जैसो इस सिंधु नदी की पानी पर डिपेंड करती है। मतलब 68% पाकिस्तानी आबादी का भरण पोषण आपको कौन करता है? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ करती है। मगर अगर सफलतापूर्वक ये रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अर्थव्यवस्था ही नहीं चरमराएगा, बल्कि उसका जैसो राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे अभी भी वो राजनीतिक संकट झेल ही रहा, देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और जो है उसका राजनीतिक संकट जैसो आ जाएगा, प्लस आर्थिक संकट होगा, उसके अलावा सिविल विद्रोह भी हो सकता है। जब चूँकि आप जब पानी रोक देंगे तो वहाँ तो कृषि व्यवस्था चौपट हो जाएगा, और जब कृषि व्यवस्था चौपट हो जाएगा तो अनाज का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनाज का कीमत जब बढ़ेगा तो लोगों के बीच गुस्सा पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा तो विद्रोह हो जा सकता है। तो करने के लिए तो भारत ने बहुत अच्छा किया। तो इसी के साथ ये सवाल उठता है सर कि ये जिस तरह की बात हो रही है कि ये रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, कर दिया गया ये संधि को, मगर ये क्या लगता है कि ये सफल होना संभव है? क्या पूरी तरह से पानी को रोका जा सकता है? और अगर पानी को रोका जा सकता है तो क्या उसका सदुपयोग भारत कर सकता है? देखिए अभी खास करके एक मिनट और हम ये पाकिस्तान की अपनी जो समस्या है, खास करके पानी को लेकर के, उसके पास 3-4 कारण समस्या है। एक है क्या कि दुनिया में वैसे देश जो सर्वाधिक पानी की किल्लत को झेल रहे हैं, उसमें से एक देश का नाम है पाकिस्तान। दुनिया में सर्वाधिक वैसा देश जो पानी की समस्याओं से सर्वाधिक पीड़ित है, उसमें से एक नाम आता है पाकिस्तान का। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जल प्रबंधन का नहीं के बराबर व्यवस्था है। स्टोरेज पाकिस्तान में पानी का हो जाए इसकी व्यवस्था नहीं है। कुल जो सिंधु नदियों का पानी वहाँ जाता है उसका मात्र 10% ही वह टरवेला और मंगला जैसो प्रोजेक्ट के बांध के अंतर्गत वह स्टोर कर पाएगा, बाकी 90% वो कर भी नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल ही लवणीकरण जैसो हो गई है, उस मिट्टी का लवणीकरण हो गया, मतलब साल्टेड हो गया। तो अब ऐसे भी उसका कृषि व्यवस्था चौपट हो जा रहा है। तो और यह चूँकि पानी का अभाव झेल रहा है, इसलिए वह जो है दुनिया में सर्वाधिक कोयलों का आयात करने वाले देशों में से भी एक है। चूँकि वह उसके पास पानी का जो अभाव है तो हाइड्रो पावर वो उतना डेवलप कर नहीं पाया है, नहीं डेवलप कर पाया है, तो वो कोयला से जो है सो विद्युत उत्पादन करता है। तो ये उसकी समस्या है। अगर हम रोक दिया और रोकने में सफल हो गए तब तो, और वहाँ भूजल की भी समस्या, अंडरग्राउंड वाटर की भी समस्या है, तो अगर हम रोकने में सफल हो गए तब तो पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हम रोक पाने में सक्षम हैं? तो जो अभी का जो एक्सपर्ट लोगों का राय आता है कि तत्काल तो लगता है नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक दूरगामी जैसो नीति की आवश्यकता है। तत्काल का इसलिए
कहने की बात है कि जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि जो इसका गाद है इन नदियों का उसको साफ किया जाएगा। तो उन गाद को भी साफ करने में कितना भी स्पीडली काम किया जाएगा तो लगभग साल भर लग जाएगा इन नदियों के गाद को साफ करने से। अब गाद को साफ करेंगे इसका मतलब क्या कि नदी की गहराई बढ़ेगी, लेकिन क्या उसके बाद भी नदी का सारा पानी रुक पाएगा? तो कहा जा रहा है मात्र 10% पानी रुक पाएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं रोक पाइएगा। तो इसका मतलब है कि उसके हिस्से में जो पानी जाता था तो उसके हिस्से का 90% पानी तो अभी भी वो यूज़ कर लेगा। अब सवाल उठता है कि इसके लिए आपको बांध बनाना होगा। तो बांध बनाने के लिए जो एक्सपर्ट का राय आ रहा है कि टिहरी जैसा बांध कम से कम 30 की संख्या में चाहिए, 30 बांध चाहिए। और टिहरी बांध बनाने में लगा था कितना समय? 10 साल के आसपास लगा था। तो समझ जाइए कि टिहरी जैसा 30 बांध बनाने में कितना समय लगेगा। और पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए, लाखों करोड़ रुपया का लागत होगा। अब लाखों करोड़ रुपया कब आएगा? तो और कहा जाता है कि ऐसा अगर बांध बनाते हैं, रात दिन हम अपने आप को झोंक देंगे तो कम से कम 20 साल में बन करके तैयार होगा। तो सवाल उठता है कि 20 साल समय कम होता है, उस समय तक तो भारत, पाकिस्तान और दुनिया की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या परिस्थिति में मोड़ लेगी, क्या किस हालत में रहेगी, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो इसलिए तुरंत हम लोगों को नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी पूर्णतः रोका जा सकता और है। अगर पूर्णतः रोकने की जिस तरह की बात हो रही है सर, तो जैसा कि व्यास नदी से बाढ़ आया हिमाचल प्रदेश में, कहा जा रहा है कि अगर इन नदियों को रोका जाएगा तो पूरा कश्मीर जो है वो बाढ़ प्रभावित हो जाएगा, पूरा बाढ़ में डूब जाएगा। तो क्या लगता है सर कि अगर हम इन सारी परिस्थितियों को पार पाकर अगर हम कामयाब हो जाते हैं रोक पाने में, तो हम इस पानी का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? देखिए बात यह है कि अगर हम पानी अगर हम टिहरी जैसा 30 डैम नहीं बनाते हैं और किसी तरह से हम केवल एक बाउंड्री वाल खड़ा करके रोकते हैं, सपोज कर लीजिए, तो कहा जा रहा है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर पूरे तौर पर डूब जाएगा। तो डूब जाएगा तो क्या यह पाकिस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में हम भी बर्बाद हो जाएं? ऐसा इसलिए कि कश्मीर भी हमारा बर्बाद हो जाएगा और हिमाचल भी बर्बाद हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए रोकने में अगर हम सफल हो जाते हैं तब तो बहुत फ़ायदे की बात है, लेकिन अब ये निर्भर कर जाता है सरकार की क्षमता और उसकी जैसो रणनीति पर कि कैसे, किस रूप में, कितना जल्दी हम। तो ये तो अब उन पर डिपेंड करता है सर, ये फैसला सरकार ने लिया है तो कुछ ना कुछ सोच कर किया होगा। और कुछ ना कुछ गेंद तो देखिए पूरे तौर पर ये भारत सरकार के पाले में है कि कैसे भारत सरकार इस काम को अमली जामा देगा। ऐसे देखिए एक वियना कन्वेंशन हुआ था। वियना कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि के संदर्भ में ही है। उसका जो अनुच्छेद 62 है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अगर कोई समझौता हुआ है पहले और उसमें से कोई देश आज के डेट में हटना चाहता है तो वो हट सकता है। और उसके लिए कंडीशन बताया गया है कि अगर परिस्थितियों में मौलिक कुछ परिवर्तन हो गया, बहुत कुछ बदलाव हो गया है, तो उस हालत में कोई देश उस समझौते से पीछे हट सकता है। तो वियना कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 62 है उस आधार पर तो भारत ने जो हटने का फैसला लिया वो सही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि नहीं, भारत हट नहीं सकता है। खैर वह एक अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसो बहस का विषय है। तो भारत ने जो फैसला लिया वह सही है, लेकिन इसके लिए जी जान जैसे झोंकना हो। ये तो समय की बात है सर, ये तो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने सिंधु जल संधि क्या है उसके बारे में बताया, उसका इतिहास बताया और इस संधि के तहत किस तरह से जल का बंटवारा हुआ है, कितना भाग भारत के हिस्से में आया है। यानी 3 नदियां जो पूर्वी नदियां हैं, ये 3 नदियां भारत के हिस्से में, जो पश्चिमी 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में, जिस नदी में से 80% हिस्सा पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत। मगर अब जो ये जल संधि है जो साल 1960 में संधि हुई थी, 1961 में ये लागू हुआ था। अब पहली बार
भारत ने इसको स्थगित किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंधु नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों के जल प्रवाह को रोकने की बात भारत ने की है, जबकि भारत पाकिस्तान 2 बार घोषित रूप से युद्ध भी हो चुका है, उसमें भी ये परिस्थिति, ये फैसला भारत ने नहीं लिया था। ये पहला मौका है जब पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले के बाद भारत सरकार ने अपना कड़ा रुख दिखाया है। और अब देखना है कि भारत का ये फैसला पाकिस्तान को किस तरह से घुटने पर लाता है और पाकिस्तान किस तरह से तबाह बर्बाद होने की स्थिति में आता है, या फिर भारत उसको लाने में कितना सक्षम होता है, ये समय बताएगा। भारत सरकार द्वारा ये लिया गया फैसला फिलहाल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधि आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी और हर दिन कश्मीर में उनके द्वारा किया गया ये घृणित जो कार्य था उसका ये अंत होने का समय दिख रहा है। अब देखना है, ये सब कुछ समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधि आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी और हर दिन कश्मीर में उनके द्वारा किया गया ये घृणित जो कार्य था उसका ये अंत होने का समय दिख रहा है। अब देखना है, ये सब कुछ समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।